दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि तारे हमको टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, या जब हम किसी बीकर के अंदर, किसी ग्लास के अंदर किसी पेन को या पेंसिल को डाल देते हैं तो वो हमें मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, और सूर्यास्त और सूर्योदय से कुछ समय पहले सूर्य की किरणें हैं वो क्यों दिखाई देती रहती हैं। इसके अलावा आप जब किसी सिक्के को पानी के अंदर डालते हो तो हमें वो उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, और आपको जो सारे के सारे डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। और आज हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे प्रकाश के बारे में। तो दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आप जो फिजिक्स है उसको जल्दी से खत्म कीजिए, हमारे रेलवे के एग्जाम है वो यहाँ पर फाइनल हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये यूथ पब्लिकेशन की बुक की सहायता से करवा रहा हूं। तो वो बुक आप में से बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड भी कर ली है। अब देखिए, वो जो बुक है ना उसमें आपको किसी प्रकार से थ्योरी नहीं दे रखी है, सिर्फ क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब दोस्तों, मैं जो इस चैनल पर आपको जो भी कंटेंट दे रहा हूं ना, वो आपको कुछ सिखाने के लिए दे रहा हूं, ठीक है, कुछ नई चीज सिखाने के लिए आपको दे रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चंस में नहीं करवाता। यहां पर मैं आपको थ्योरी करवाता हूं, अगर आप उस थ्योरी को आपने कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ठीक है। तो गाइस, चीजें हैं उनमें टाइम लगता है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपके दिसंबर के एंड तक आपकी 2 सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट करवा दूंगा। अब देखिए, बायोलॉजी है उसको आप थोड़ा बहुत रट सकते हो, लेकिन जो आपकी फिजिक्स है, फिजिक्स को आपको समझना ही पड़ेगा, और केमिस्ट्री, आपकी जो आधी केमिस्ट्री है उसको भी आपको समझना ही पड़ेगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो क्या होता है, और इससे संबंधित आपके जो भी सारी आपका थ्योरी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारा पार्ट नंबर 24 वीडियो है, हम रेलवे भर्ती के लिए पूरे साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, तो पहले हम देख लेते हैं अपवर्तन की परिभाषा कि अपवर्तन होता क्या है, ठीक है। तो अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन है, उसकी हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हम पहले रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है। तो दोस्तों, आपको मैंने पहले बताया था कि जो प्रकाश होता है वो आपके एक सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है, कुछ अपवाद को छोड़कर, यानी कि आपके लो वेवलेंथ होती है, निम्न तरंग दैर्ध्य होती है, उसको छोड़कर नॉर्मली जो प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन अगर जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है ना, तो दोनों मीडियम को अलग करने वाली जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, उससे ये अपनी दिशा भटक जाता है, और वहां से इसका जो पथ है, मतलब उसकी जो आपकी डायरेक्शन है वो आपके चेंज हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होती है तो माध्यम को अलग करने वाली जो सतह होती है, सरफेस होती है, वहां से जो प्रकाश किरण है अपना रास्ता भूल जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसको हम आयताकार स्लैब के माध्यम से समझते हैं, जिससे आपको चीजें बेहतर समझ आएंगी। अब देखिए, यहां पर 2 माध्यम होते हैं, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम, यानी कि रेयर माध्यम और डेंस माध्यम, ठीक है। तो देखिए, यहां पर अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, यहां पर हम एक आयताकार स्लैब बना लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने एक आयताकार स्लैब बना लिया, ठीक है। ये आपका एक आयताकार स्लैब है, ठीक है, दिख रहा है ना ये, ओके। तो देखिए, यहां पर मैंने अंदर की तरफ ले लिया आपका कांच, ठीक है, कांच मैंने अंदर की तरफ ले लिया है, और बाहर मैंने ले लिया हवा, ठीक है। ये जो बाहर है, बाहर जो मीडियम है वो आपका हवा है, एयर है, ठीक है, और अंदर जो है वो आपका कांच है, ग्लास है। अब देखिए, अब होगा क्या, आपको पता होना चाहिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा माध्यम सघन होता है, कौन सा विरल, वो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर आपका डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल आप ये मान लीजिए कि जो हवा है वो आपका एक रेयर माध्यम है, मतलब आपका विरल माध्यम है, और आपकी जो कांच है, मतलब जो ग्लास है, वो आपका डेंस माध्यम है, नहीं सघन माध्यम है, ठीक है। अब देखिए, ये इसका आपका नॉर्मल है, मतलब ये इसका आपका है, ये इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं नाम देता हूं एन एंड एस, इसको अभिलंब या नॉर्मल बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब हिंदी में, ठीक है, अभिलंब बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, अंग्रेजी में। अब देखिए, यहां से एक प्रकाश किरण है, यहां से आ रही है, देखिए प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करेगा, तो प्रकाश है वो इस प्रकार से यहां से एक सीधी रेखा में गमन करता हुआ आ रहा है, ठीक है। मेरे को यहां पर गिराना है, ओके। तो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में गमन करता हुआ यहां पर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश से एक सीधी रेखा में गमन करता आ रहा है, लेकिन यहां हवा है, यहां कांच है, तो होगा क्या, प्रकाश किरणों को जाना चाहिए था इधर, देखिए इस डायरेक्शन में प्रकाश किरणों को जाना चाहिए था। लेकिन होगा क्या, लेकिन होगा ये कि जो प्रकाश है वो आपके
या तो इस जो लाइन है, मैंने आपको डॉट 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 लाइन है ये बनाई है, या तो इससे दूर आ जाएगा या पास जाएगा, यानी या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, नॉर्मल की ओर आएगा, या नॉर्मल से दूर हटेगा। अभी बताऊंगा कब दूर हटता है कब पास आता है। अब देखिए यहां पर ये आपका है बाहर का जो माध्यम है वह आपका है विरल। कैसा माध्यम है? विरल। और अंदर का जो माध्यम है वो है आपका सघन। सघन, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, जो ये आपका किरण जा रही है वो इधर डायरेक्शन में न जाकर आपके अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो प्रकाश की यही घटना आपको कहलाती है अपवर्तन, यानी कि प्रकाश को जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में लेकिन वो अभिलंब की ओर मुड़ गई। इसी प्रकार से यहां पर देखिए, यहां पे से वापस आपका जो ये केस है, यहां पर देखिए वापस से ये दूसरा अभिलंब मैंने बना दिया, यहां पर इसका मैंने नाम दे दिया एम डैश। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर जो प्रकाश किरण जा रही है इसको ना इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, ये जो प्रकाश किरण है इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, सीधी सीधी यूं की यूं। लेकिन होगा क्या, ये जो प्रकाश किरण है इस अभिलंब से दूर हट जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ठीक है। तो जो प्रकाश किरण है वो देखिए यहां से ऐसे जा रही है, ये गई और ऐसे निकल गई। अब ऐसा हुआ क्यों? ठीक है, अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो माध्यम है उनका अपवर्तनांक अलग है, यानी कि माध्यम के जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो अलग होता है। अब देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो प्रकाश किरणें होती है कब आपके अभिलंब से दूर हटती हैं, कब पास आती हैं। बड़े ही आसान तरीके विद ट्रिक, आप इसको भूलोगे नहीं जिंदगी में, ठीक है। देखिए एक बड़ा सा आसान सा तरीका है जो मैंने खुद का बनाया है। अब देखिए मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है जो आपके ससुराल से पहले घर में रहती है। अब देखिए वो जो लड़की है वो आपके रहती है विरल माध्यम में। कैसे माध्यम में? विरल माध्यम में। मान लीजिए आपकी जो लड़की है वो आपके विरल माध्यम में रह रही है, ठीक है, विरल माध्यम में रह रही है और वह ससुराल के बाद सघन माध्यम में चले गई, ठीक है। इसको साइंस की भाषा में समझिए कि जो लड़की थी विरल माध्यम का मतलब यह था कि उसको बहुत सारी आजादी मिल रही थी, बहुत सारी फ्रीडम मिल रही थी घर वालों की तरफ से, वो कहीं भी घूम सकती थी, कहीं भी आ जा सकती थी, ठीक है। लेकिन शादी के बाद वो सघन माध्यम में बन गई, मतलब डेंस मीडियम में बन गई। इसका मतलब क्या है, उसका जो हस्बैंड है उसको ज्यादा फ्रीडम नहीं देता, ज्यादा स्वतंत्रता नहीं देगा। तो बताइए क्या होगा। देखिए अब इसको यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो प्रकाश किरण है ये आ रही है, ठीक है, ये पहले थी आपके विरल माध्यम में, ये सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी। तो देखिए ये चाहती है कि ससुराल की तरह आपके जो घर वाले हैं, है ना, उसकी तरह इस रेखा में गमन करे। लेकिन ये जो एन डैश है, मतलब ये इसका पति है, एन डैश अभिलंब, वो इसको इतनी फ्रीडम नहीं देता, मतलब इसको अपनी तरफ आकर्षित करके रखेगा, अपनी तरफ बांध के रखेगा। इसलिए बताइए क्या वो आपके जैसे घर रह रही थी, क्या वैसे रहेगी? नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या है, अपने पति के बंधन में बंधकर रहेगी। तो इसका मतलब यह है, अब इसको साइंस में समझिए कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो देखिए वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी? तो हम बोलेंगे वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। कहां मुड़ेगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ेगी या झुकेगी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झुकेगी या मुड़ेगी, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ ले जाता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपका जो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है, पहला समझ आ गया। अब देखिए एक दूसरी लड़की है ना, जो आपके पहले जो रहती थी, ठीक है, ये लड़की है दूसरी। देखिए मैं इसका नामकरण भी कर देता हूं, ठीक है, ये इसका A-B-C और D, ठीक है। अब देखिए ये एक दूसरी लड़की है जिसका नाम है BC, दिख रहा है। अब देखिए BC जो लड़की है पहले किस में थी? आपके सघन माध्यम में, मतलब ये ऐसे परिवार में पली बड़ी। BC जो रेखा है, BC आपके प्रकाश किरण है, वो ऐसे परिवार में आपके पली पड़ी जहां पर उसको कम फ्रीडम थी, मतलब ये सघन माध्यम में थी और इसको कम स्वतंत्रताएं मिली। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जब इसकी शादी होगी एम डैश से, तो हुआ क्या कि इसने इसको बहुत ज्यादा स्वतंत्रताएं दे दी, इसको आजादी दे दी बहुत सारी, अपनी मर्जी से घूम सकती थी, जा सकती थी कहीं भी, ठीक है। तो अब क्या होगा बताइए, पहले इसको जाना चाहिए था, मतलब जैसे घर वाले जिस हिसाब से रखते थे वो इसकी, देखिए ये रेड लाइन शो हो रही है ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब इस डायरेक्शन में रहना चाहिए था। लेकिन अगर इसके पति ने इसको आजादी दे दी, फ्रीडम दे दी, तो बताइए यहां तक इस लाइन से वो इस लाइन से दूर हटेगी या पति के बंधन में रहेगी? दूर हटेगी ना। इसका मतलब क्या है कि यहां से देखिए दूर हट गई, ठीक है। तो याद हो गया ना, जब आपके जो प्रकाश किरण है वो आपके सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, कहां से? सघन से विरल में जा रही है, तो बताइए क्या होगा, वो अभिलंब से दूर हटेगी। क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी। क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है, अभिलंब से क्या होगी?
दूर हटेगी। तो बताइए बात समझ आई या नहीं आई कि जो प्रकाश किरण है वो आपके कब आपके अभिलंब की ओर मुड़ती है और कब अभिलंब से दूर हटती है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, मतलब ए बी जो है वो आपके विरल माध्यम था, जब ये आपके अंदर प्रवेश किया मतलब बी सी, तो ये देखिए इसको डॉट डॉट ब्लैक लाइन है, इसमें जाना चाहिए था लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, उसी प्रकार से जब एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, यानी कि ये जा रही है, देखो बी सी है वो आपके सघन माध्यम में थी ऑलरेडी, जब ये विरल माध्यम में जा रही है, हवा में जा रही है, तो होगा क्या, होगा ये कि इसको जाना चाहिए था इस डॉट डॉट में, लेकिन ये दूर हट जाएगी। तो बताइए ये बात समझ आई या नहीं आई कि जो प्रकाश होती है वो आपके कब, आपकी जो प्रकाश किरण है कब आपके अभिलंब से दूर हटती है और कब अभिलंब के पास आती है। तो ये चीज थी आपके प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन से सीधी इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम को पृथक करने वाले पथ पर आपके अपनी दिशा भटक जाती है। देखिए यहां से जा रही थी ना, यहां देखिए ये अलग माध्यम है ऊपर, ये माध्यम नीचे, तो यहां पर यानी कि जहां से आपके माध्यम, एक माध्यम की सतह है, सरफेस है, यहां से अपनी डायरेक्शन भटक जाती है। अब दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या बात, कि जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो स्पीड है, ठीक है, उसकी स्पीड है वो आपके चेंज होती है। क्या होती है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है उसकी जो स्पीड है वो आपके चेंज हो जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब उसकी जो आवृत्ति है वो आपके चेंज नहीं होती। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जाता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बताइए क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसकी जो स्पीड है वो यहां पर चेंज हो जाती है। क्यों, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के कारण। अभी हम पढ़ेंगे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड है यहां पर चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। स्पीड कैसे चेंज होती है, जितना प्रकाश आपका जो माध्यम है जितना ज्यादा सघन होगा, जितना ज्यादा डेंस होगा, उस माध्यम में उसकी स्पीड है उतनी ही कम होगी, और जिस माध्यम में, उस माध्यम जो है आपका जितना विरल होगा, ठीक है, जितना रेयर होगा, उसमें उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो आप इसको बनाना चाहें डायग्राम को, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को नोट करना चाहें आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं अपवर्तन के क्या रूल होते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है, और अभी आपको एग्जांपल मैंने बताए थे कि आपकी जो पेंसिल है मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। ठीक है, वो सारे एग्जांपल हम यहां पर करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी आप इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं आपके जो परावर्तन है उसके नियम क्या होते हैं। तो देखिए परावर्तन, देखिए मैं यहीं पर लिख देता हूं। ठीक है, तो यहीं पर आपके जो नियम है आपको मैं यहां पर समझ देता हूं। देखिए आपका जो अपवर्तन का नियम, ठीक है, परावर्तन का तो हमने पहले पढ़ लिया है। तो देखिए परावर्तन का, वो अपवर्तन का जो पैरा रूल है ना, वो आपके परावर्तन की जस्ट कॉपी है। देखिए क्या है, यहां तक दिख रहा है आपको, ठीक है, यहां तक दिख रहा है, ओके। तो देखिए पहला जो रूल है वो ये कहता है कि आपका आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण पहला, आपतन कोण दूसरा, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण व माध्यम पर अभिलंब, व माध्यम पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। तीनों एक ही सतह पर एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ओके, तो पहला जो आपका रूल है बड़ा सिंपल सा है, और ये जो रूल है वो आपके परावर्तन के रूल से सेम है कि आपका इंसिडेंस एंगल, ठीक है, और आपका रिफ्रैक्शन एंगल, और आपका जो मीडियम, आपका जो या आपका नॉर्मल होता है, ठीक है, मीडियम का जो नॉर्मल होता है, माध्यम पर आपका जो अभिलंब होता है, ठीक है, वह माध्यम पर अभिलंब, ठीक है, माध्यम पर अभिलंब, ठीक है, ये आपके तीनों एक ही सतह पर, देखिए एक ही तल में स्थित है ना तीनों के तीनों। देखिए ये आपकी सतह है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा, यहां पर देखिए ये आई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है, यहां पर ये आर हो जाएगा। तो तीनों देखिए एक ही सतह पर स्थित होते हैं, ठीक है, और ये नॉर्मल, तीनों एक ही सतह में एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आपका पहला रूल है। दूसरा आपका ये है कि किसी एक प्रकार के आपके वर्ण के लिए, या आप इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण
आपतन कोण जो होता है, मतलब आपतन कोण आई यानी कि आपका इंसिडेंस एंगल, ठीक है। आपतन कोण व आपका अपवर्तन कोण, आपतन कोण व अपवर्तन कोण यानी कि आपका रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। अपवर्तन कोण जो होता है आर, इसकी ज्या जो होती है, इसकी ज्या का मतलब क्या होता है साइन, ठीक है। इसकी ज्या का अनुपात क्या होता है, एक स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा जो रूल है वो ये कहता है कि आपतन कोण जो होता है आई, ये जो कोण होता है आई, और आपका अपवर्तन कोण जो होता है आर, इन दोनों का जो रेशियो, इनकी जो ज्या होती है यानी कि साइन, इसका जो रेशियो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। देखिए इसका मतलब क्या है कि साइन आई, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर आपका होता है कांस्टेंट, या आप उसको म्यू भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका रूल होता है, वो आपका कहलाता है स्नेल का अपवर्तन नियम। स्नेल का अपवर्तन नियम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत बार आया है कि स्नेल का आपका स्नेल का अपवर्तन नियम क्या है, यानी कि स्नेल्स रिफ्रैक्शन लॉ क्या कहता है। तो आपका स्नेल का रिफ्रैक्शन लॉ ये कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल म्यू। अब देखिए म्यू क्या है, म्यू ही है आपका जो आपको रेफ्रेसिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वही आपका म्यू होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम अलग से। आपका जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है और अपवर्तनांक कैसे डिसाइड करता है, कोई माध्यम सघन है या विरल, उसके बारे में तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, दोनों रूल्स को, स्नेल के नियम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या कहलाता है, तो ये जो होता है आपका स्नेल का नियम कहलाता है। फिर हम पढ़ते हैं रेफ्रेसिव इंडेक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक क्या होता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। तो देखिए अपवर्तनांक एक संख्या होती है, ठीक है, एक नंबर होता है जो आपके एक माध्यम आपका कितना सघन है, कितना विरल है, और एक माध्यम में आपकी जो प्रकाश की स्पीड है वो कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, उसको आपके ये जो संख्या होती है ये आपको बताती है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं आपके अपवर्तनांक होता है इसके बारे में। तो देखिए यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। पहला कि अपवर्तनांक होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। दोनों क्या चीजें होती हैं, देखिए। तो देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक उसको बोलते हैं जब हम किसी एक माध्यम का किसी दूसरे माध्यम के साथ जो अपवर्तनांक निकालें वो। तो देखिए हम जो ये जो निकालते थे ना, ये जो आपका स्नेल का जो रूल है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपका सापेक्ष अपवर्तनांक ही निकलता है। मतलब आपका दो अलग अलग माध्यम है, तो उन माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसका जो रेशियो है उसे हम बोलते हैं रिलेटिव रेफ्रेसिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या है कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यानी कि माध्यम 1 में आपकी स्पीड ऑफ लाइट एंड मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। हेलो, अब 15-20 मिनट में करता हूं कॉल। तो देखिए यहां पर देखिए ये आपका होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि आपका रिलेटिव रेफ्रेसिव इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि आपके दो अलग अलग माध्यम है, माध्यम 1 और माध्यम 2, तो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। अब बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की, यानी कि एब्सोल्यूट रेफ्रेसिव इंडेक्स। ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके वायु में प्रकाश की स्पीड क्या है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, इसे हम बोलते हैं आपका म्यू एम, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि एब्सोल्यूट रेफ्रेसिव इंडेक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो सारणी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2018 ग्रुप डी एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें देखिए, इसमें दो चीज तो आपको ध्यान रखनी है। पहला कि सबसे आपका जो रेयर माध्यम है वो कैसा है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपकी वैल्यू आ रही है ना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे देखिए पहले तो आपको पता लगाना है कि जो वैल्यू है वो किस आधार पे है। देखिए इसमें क्या होता है कि वैल्यू जितनी ज्यादा है ना, वैल्यू जितनी ज्यादा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम है। क्या ध्यान रखना है,
जिसकी रेफ्रेसिव इंडेक्स, जिसमें माध्यम का पदार्थ का अपवर्तनांक आपका कम है ना, उसमें स्पीड ज्यादा है, और जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है, तो आप नॉर्मली बोलेंगे सर वैक्यूम में होती है। तो आपने वैक्यूम का क्यों नहीं बोला? तो वैक्यूम का देखिए आपको ध्यान रखना है कि वैक्यूम जो होता है, निर्वात जो होता है, वैक्यूम या निर्वात, ठीक है, वैक्यूम या निर्वात जो होता है उसका रेफ्रेसिव इंडेक्स होता है ना, वो 1 होता है। क्या होता है? 1, सिर्फ 1, यानी कि 1.00 बोल सकते हो या 1 बोल सकते हो, वो लिखा नहीं है, ठीक है। तो आपका वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, इसका जो आपका रेफ्रेसिव इंडेक्स होता है वो आपका 1 होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्पीड होती है आपकी जो प्रकाश की, सबसे ज्यादा निर्वात में यानी कि वैक्यूम में होती है। उसके अलावा किसी माध्यम की बात करें, माध्यम यहां शुरू होते हैं, तो सबसे जो विरल माध्यम होता है, ठीक है, सबसे विरल माध्यम जो होता है वो आपका होता है एयर यानी कि हवा, और इसका जो रेफरेंस इंडेक्स होता है वो होता है 1.0003 यानी कि 303, ठीक है, 0003 याद हो जाएगा, ठीक है। और याद करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी की वैल्यू पूछ सकता है आपसे। उसके बाद में बर्फ जो होता है, आइस होता है, उसका रेफरेंस इंडेक्स होता है 1.31, वाटर यानी कि जल का होता है 1.33, एल्कोहल का होता है 1.36, केरोसिन का होता है 1.44, बेंजीन का होता है 1.50, क्राउन कांच, ठीक है, कांच जो होता है, ग्लास दो प्रकार के होते हैं, क्राउन कांच और फ्लिंट कांच। तो क्राउन कांच होता है वो उसका होता है 1.52 और फ्लिंट कांच का होता है 1.65, और हीरा जो होता है, डायमंड होता है, उसका होता है 2.42। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा रेफ्रेसिव इंडेक्स इसी का होता है, इसलिए प्रकाश की चाल सबसे कम इसी माध्यम में होती है आपके हीरे के अंदर, ठीक है। रेफ्रेसिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा, प्रकाश की चाल उसमें उतनी ही कम होगी। और ये आपका कार्बन डाइसल्फाइड है, मतलब CS2, इसमें आपका होता है 1.63, ठीक है। क्या होता है? 1.63। अगर और कोई है तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका केरोसिन है 1.44, और ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन और आपका तारपीन, इसका भी आप नोट कर सकते हैं 1.47 होता है, इनका भी पूछ ले जाता है, ग्लिसरीन और तारपीन, ठीक है, ग्लिसरीन और तारपीन, ठीक है, तारपीन, ठीक है। क्वेश्चन जो आए हैं आपको मैं करवाऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, 1.67, ठीक है। तो ये आपका रेफरेंसिव इंडेक्स के बारे में है। रेफरेंसिव इंडेक्स एक संख्या होती है जो इस बात को प्रदर्शित करती है कोई माध्यम कितना सघन है, कितना विरल। जिस माध्यम के लिए रेफरेंसिव इंडेक्स का मान जितना कम होगा वो माध्यम उतना ही विरल होगा, और जिसके लिए वैल्यू है जितनी ज्यादा होगी वो माध्यम उतना ही सघन होगा। अब आपको एक दो चीजें हैं वो और ध्यान रखनी है आपके रेफरेंसिव इंडेक्स के बारे में। क्या चीजें? देखिए, मैं साइड में लिख देता हूं कि अपवर्तनांक होता है, रेफरेंसिव इंडेक्स होता है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, माध्यम की प्रकृति, जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, पहला माध्यम की जो प्रकृति है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा आपका डेंसिटी यानी कि घनत्व पर निर्भर करता है, डेंसिटी यानी घनत्व पर डिपेंड करता है। तीसरा, आपके प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेवलेंथ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेवलेंथ। और ये आपका हो जाएगा डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, दिख रहा है यहां तक? ओके, दिख रहा है। इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बैंगनी रंग के लिए जो आपका जो प्रकाश की अपवर्तनांक होता है सबसे ज्यादा होता है, और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कि आपके लाल रंग के लिए रेड कलर के लिए जो रेफ्रेंसिव इंडेक्स होता है, रेफ्रेंसिव इंडेक्स ध्यान रखना है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। जबकि बैंगनी कलर के लिए, पर्पल बैंगनी है ना, बैंगनी कलर के लिए जो आपका रेफ्रेंसिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा, ठीक है। ये सारी बातें हैं वो आपके रेफ्रेंसिव इंडेक्स के बारे में थी। क्या थी? सारी जो बातें हैं वो आपके अपवर्तनांक के बारे में है, रेफ्रेंसिव इंडेक्स के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो एग्जाम्पल है कि आपका सूर्य होता है वो आपके सूर्यास्त से पहले क्यों दिखाई देता है, और सूर्यास्त के बाद, वो सूर्योदय से पहले क्यों दिखाई देता है, और सूर्यास्त के बाद क्यों दिखाई देता रहता है। इसके अलावा जो पेंसिल होती है पानी में मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं, सारे क्वेश्चन हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर वो जो क्यों आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्पल है उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। दोस्तों तो अब हम जो एग्जाम्पल है उनको समझ लेते हैं अपवर्तन के आधार पर। तो पहला अपना एग्जाम्पल है वो ये है कि पानी में जो पेंसिल है वो हमें मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए,
मान लीजिए ये आपका कोई पात्र है जिसमें आपने पेंसिल को रखा हुआ है, मान लीजिए ये पेन है, इसको आपने रखा हुआ है, तो ये होना चाहिए इस प्रकार से, मतलब जो इसकी एक्चुअल स्थिति है वो एक्स वाले आपको दिख रही है, यहाँ पे एक्स लिख रखा है, ये वाली इसकी एक्चुअल स्थिति है। ये यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, जब इसको देखते हैं तो पेंसिल यानी पेन है वो हमने इस प्रकार से रखा है, लेकिन हमको यहां से ये मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो प्रकाश है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, क्योंकि बाहर जो माध्यम है वो आपका हवा है और अंदर जो माध्यम है वो आपका पानी है। तो प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, यानी कि यहां से देखिए बाहर विरल माध्यम है, अंदर सघन माध्यम है, मतलब डेंस माध्यम में जा रहा है। और जब प्रकाश जब डेंस माध्यम में जाता है तो आपको पता है क्या होता है, प्रकाश जो होता है अपने पथ से विचलित हो जाता है अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो जो प्रकाश किरणें हैं, जब वो इस व्यक्ति को जब ये व्यक्ति इस पेंसिल को देखता है तो प्रकाश किरणें यहां से अपवर्तित न होकर यहां से अपवर्तित होती हैं, इसलिए यहां से अपवर्तित होकर इसको ऐसा दिखाई देता है कि जो प्रकाश किरणें हैं वो यहां से अपवर्तित हो रही है, जबकि वास्तविक स्थिति ये है, मतलब वास्तविक स्थिति से अपवर्तित न होकर इसे आभासी स्थिति y है वो दिखाई देती है। इस कारण से व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो पेंसिल है वो आपकी मुड़ी हुई है, लेकिन एक्चुअल में वो मुड़ी हुई नहीं होती है। ठीक है, यानी कि आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही आपका ऐसा होता है कि जो आपका यहां से जो प्रकाश अपनी दिशा भटक गया और आपके यहां से अब पहले जो प्रकाश किरण थी यहां से अपवर्तित होकर आनी चाहिए थी। मान लीजिए जब इसमें पानी नहीं भरा हुआ है तो प्रकाश किरण यहां से अपवर्तित होकर जाएंगी तो पेंसिल इसको ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, मान लीजिए यहां पर मैंने इसका नाम दे दिया ए। ठीक है, तो जब पानी नहीं भरा है तो इसका जो एक्स ए इसको दिखाई देगा, लेकिन जब पानी भर देंगे तो इसको वाई ए वाली पोजीशन दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश किरणें हैं वो यहां से अपवर्तित होंगी। ठीक है, क्योंकि यहां से प्रकाश किरणें हैं वो अपना रास्ता भटक जाएंगी अपवर्तन के कारण। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो सिक्का है, कॉइन होता है, अगर उसको पानी में रखते हैं तो वो हमको उठा हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऊपर वो सिक्का हो, जबकि हमने उसको पेंदे में रखा गया है। मान लीजिए आपने पेंदे में उसकी सरफेस में, ठीक है, उसकी सतह पर आपने किसी सिक्के कॉइन को रख दिया, वो हमें उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों? सेम वही रीजन यहां पे है। मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जर्वर है, यहां पर आपका ऑब्जर्वर है, इसको देख रहा है और सिक्का हमने यहां इसके पेंदे में रखा हुआ है, तो जब वो उसको देखता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि जो आपका सिक्का है वो यहां पर हो, मतलब ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्रकाश किरणें हैं वो यहां से नहकर यहां से अपवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपनी दिशा है वो बदल लेता है। इस प्रकार से यहां से जब प्रकाश किरण यहां जाएंगी तो इधर से मुड़ जाएंगी इधर। ठीक है, वो अपने एक अपने अभिलंब में से दूर हट जाएंगी, क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन, वो आपके सघन से विरल में जा रहे हैं, इसलिए जो प्रकाश किरण यहां से अपवर्तित होकर जा रही है वो यहां जाने पर जानी चाहिए सीधी, लेकिन वो अभिलंब से दूर हट जाती है इधर की ओर। ठीक है, इसलिए जो सिक्का है वो हमको उठा हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार से आपका सूर्योदय से पहले सूर्य कुछ समय पहले हमको दिखाई दे जाता है और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी हमको सूर्य दिखाई देता रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा ही आपके अपवर्तन के कारण होता है। देखिए, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है और पृथ्वी पर वायुमंडल होता है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी पर वायुमंडल होती है और आपको पता है वायुमंडल होती है उसमें बहुत सारी लेयर होती हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते जाते हैं, उसी प्रकार से जो आपका सघन माध्यम है वो आपका बढ़ता रहता है, यानी कि पृथ्वी पर जो आपका डेंसिटी है वो कम होता है, लेकिन पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते रहते हैं वैसे वैसे डेंसिटी है वो आपकी इंक्रीज होती रहती है। इस वजह से क्या होता है कि जो प्रकाश किरणें होती हैं जो हम तक आती हैं, मतलब सूर्य से और हम तक आती हैं। ठीक है, इस वाले एग्जांपल को आप तारों का टिमटिमाना से समझ सकते हैं कि जो प्रकाश किरणें होती हैं वो बहुत दूर से आती हैं। ठीक है, तो बहुत दूर से जब आती हैं सूर्य से और हमारे तक जब आती हैं तो बीच में क्या होते हैं आपके लेयर पाई जाती हैं और उन लेयर का डेंसिटी क्या होता है अलग अलग होता है। इस कारण से वो आपके सघन और विरल माध्यम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो प्रकाश किरण वहां से आती है तो वे क्या करती हैं, आपके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो वे अपनी दिशा से भटक जाती हैं। देखिए ये आपका वास्तविक सूर्य है जब सूर्य उदय हो रहा है उससे पहले का, ये आपकी क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि सूर्य यहां होना चाहिए जब जाके आपका दिखाई देगा। लेकिन मान लीजिए सूर्य पहले यहां पर है तो होगा ये कि जब सूर्य आपके ऊपर है, ठीक है, बहुत आपको पता है सूर्य हमारे हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, तो सूर्य जब वहां पे होता है ना तो वहां से आपको पता है वहां से प्रकाश किरण अगर हमारे तक आएंगे तो वहां ऊपर है सघन माध्यम, नीचे है विरल माध्यम, तो वहां से जब प्रकाश किरणें आती हैं तो वे आपके
अपवर्तन के कारण अपवर्तित होकर उस व्यक्ति जो यहां पर है उसको ऐसा लग रहा है कि वो यहां से आ रही है और एक आभासी स्थिति, ठीक है, एक क्रिएट हो जाती है और व्यक्ति को सूर्य यहां है लेकिन उसे लगता है कि सूर्य है वो यहां है, ठीक है। यानी कि अपवर्तन के कारण आपका जो घनत्व है वो अलग अलग होने के कारण अपवर्तित होती है प्रकाश किरणें और हमको जो सूर्य है उसकी आभासी स्थिति पहले ही यहां पर बन जाती है। उसी प्रकार से जब सूर्यास्त हो जाता है तो सूर्यास्त जब हो जाता है तो सूर्य तो होता है यहां पर, ठीक है, सूर्य होता है यहां पर, लेकिन जो व्यक्ति है जब व्यक्ति उस सूर्य को देखता है तो उसे लगता है कि सूर्य यहां न होकर यहां है। इस कारण हमको सूर्यास्त के बाद भी सूर्य है वो यहां पर दिखाई देता रहता है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके अपवर्तन के कारण हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। एग्जांपल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कौन सा आपका अपवर्तन पर आधारित है। पूछ लेता है सूर्य है वो सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद क्यों दिखाई देता रहता है, आपको ध्यान रखना है अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, सीधा सीधा, ठीक है। हमको पेंसिल है वो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, सिक्का उठा हुआ क्यों देता है, सीधा याद रखना है कि अपवर्तन के कारण, ठीक है। और इसके दो एग्जांपल और हैं जो आपके बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ जाते हैं। पहला, तारों का टिमटिमाना। अब देखिए तारे हमको टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। अब देखिए तारे जो है हमसे बहुत दूरी पर स्थित हैं और तारे और हमारे बीच में वायुमंडल है। तो वायुमंडल में क्या है कि जो प्रकाश किरण जब आपके जो तारे हैं, स्टार जो है, स्टार शाइनिंग क्यों करते हैं, तो तारे जो होते हैं, तारों से प्रकाश हमारे तक आके पहुंचता है तो वहां बहुत सारी बीच में परतें हैं, मतलब बहुत सारे लेयर्स हैं और उन लेयर्स में क्या होता है कि अलग अलग माध्यम है, मतलब कभी डेंस माध्यम, कभी रेयर माध्यम। तो डेंस माध्यम से रेयर माध्यम प्रकाश करने जाती हैं तो कभी वो अपने अभिलंब से दूर हटेंगी, कभी अभिलंब के पास आएंगी, तो ऐसे घूमती घूमती प्रकाश किरणें हमारे तक आती हैं। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि आपके जो स्टार है, मतलब तारे हैं, वो आपके टिमटिमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तारे टिमटिमाते नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके अपवर्तन कारण होता है क्योंकि प्रकाश किरणें अलग अलग लेयर से आती हैं, अलग अलग माध्यम से आती हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि प्रकाश किरण कभी आपके अभिलंब से दूर हटेंगी, कभी पास आएंगे, कभी दूर हटेंगे, कभी पास आएंगी, इसलिए हमको क्या लगता है कि जो तारे हैं वो आपके टिमटिमा रहे हों। और इसका एक और एग्जांपल है, कुएं का जो पैंदा है वो आपके उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। आपका जो कुआं है ना, मान लीजिए 200 फीट कुआं है ना, आप उसको देखते हो तो ऐसा लगता है कि कुआं का जो पैंदा है वो यहीं पर है, पास पर ही, लेकिन एक्चुअल में वो अपनी जो इतनी डेप्थ है उतनी पर ही रहता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जो पैंदा वो पास में ही हो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो प्रकाश किरणें होती हैं वो आपको अपवर्तित होकर हमें ऐसा लगता है इस प्रकार से, जो आपका एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, पैंदा ये है और हमको ये आभासी स्थिति पहले प्रतीत हो जाती है। तो ये आपके थे सारे अपवर्तन के उदाहरण जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही और कल हम देखेंगे आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सारी चीज हम देखेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन बोर्ड वेबसाइट का, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।